हेलो स्टूडेंट, आज डिटर्मिनेंट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं हम पार्ट, जिसका नाम है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बताएं हम? होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका एक टेक्निक बताते हैं। क्या टेक्निक है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए, ये दोनों इक्वेशन में क्या अंतर है? तो आप बोलेंगे सर पहले वाले में कांस्टेंट नहीं है, बाद वाले में कांस्टेंट है। गुड। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन सा है? तो नीचे वाला बड़ा, मीन्स देखने में बड़ा। तो अगर ये नीचे वाला बड़ा है तो ऐसे समझिए कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस में दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है लिखने में? तो आप बोलेंगे नॉन होमोजीनियस, यानी बड़ा को बड़ा के साथ मिला दीजिए, ओके, और छोटा को छोटा के साथ मिला दीजिए। तो क्लियर हो गया कि जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है क्या कहलाया? वो होमोजीनियस। कांस्टेंट लगा हुआ है तो क्या कहलाया? नॉन होमोजीनियस। क्लियर हो गया आपका? कहने का मतलब है, दूसरा एक और एग्जांपल मान लेते हैं स्टेप से हम। अगर कहीं लिखा रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, फिर नीचे लिखा रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जरा सा, ये जो है आपका, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, डी तो नहीं है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? होमोजीनियस। इसका नाम क्या हो जाएगा? बड़ा है तो बड़ा नाम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब बात ये हो गया कि होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। मतलब इक्वेशन अगर है तो x का मान, y का मान, z का मान तो आएगा। कैसे आएगा? तो होमोजीनियस का सॉल्यूशन और नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर यहां लिखे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। अब सुनिए, होमोजीनियस का सॉल्यूशन, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे मान लीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x b2y इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? होमोजीनियस। यहाँ आइए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का जो इक्वेशन हो, यहाँ भी मान लीजिए a3x प्लस b3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया होमोजीनियस, ये क्या हो गया? नॉन होमोजीनियस। क्लियर हो गया? अब इसी में नया चीज क्या है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करके अगर हम x का मान, y का मान, z का मान निकालेंगे, जिसमें डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, उसका नाम हो जाता है क्रैमर्स रूल। क्या नाम हो गया? यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रैमर्स रूल। और इसमें कोई क्रैमर्स रूल रहेगा, ये सिंपल। अब ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछा क्रैमर्स रूल को यूज करो, किसको यूज करो? क्रैमर्स रूल को। तो आप अपने समझ गए खुद कि हमको कैसा इक्वेशन दिया रहेगा? नॉन होमोजीनियस का। और क्रैमर्स रूल यूज करने का मतलब हो गया नॉन होमोजीनियस में x का मान, y का मान, z का मान निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट मेथड से। और अगर सिंपल है मतलब क्रैमर्स रूल इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रैमर्स रूल का।
फिर बात करेंगे हम लोग सिंपल का, यानी क्रैमर्स रूल का बात करेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए नॉन होमोजीनियस की बात हो रही है, और सिंपल बोलेंगे तो आप समझेंगे होमोजीनियस की बात हो रही है। तो हम हेडिंग देते हैं यहां पर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यहां सॉल्यूशन ऑफ, चाहे सॉल्व द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए नॉन होमोजीनियस में लेट a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। बताइए कितना इक्वेशन हो गया ये? 2। और इस दोनों से आपको बोला जा रहा है फाइंड x and y using क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या है सो ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने वेरिएबल, मतलब कौन कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा है? x और y। तो पहले x ले लीजिए। क्या ले लिए? x ले लीजिए। जब x अगर आप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो x वाले पार्ट को ढक दीजिए, ऐसे ढक दिए, तो बाकी वाले पार्ट में क्या क्वेश्चन दिख रहा है? देखिए x लिखे तो x वाले को ढक दिए, तो मिला b1 c1 b2 c2 डिटर्मिनेंट। ओके, फिर x के बाद क्या लेंगे? y। तो बताइए किसको ढक दें? y वाले को। तो y वाले को जब ढक दिए तो क्या मिले? कांस्टेंट कोफिशिएंट a1 c1 a2 c2। तो यहाँ a1 c1 a2 c2। फिर बताइए अब x का, यहाँ देखिए a1 का कोफिशिएंट x, यहाँ क्या था? y। यहाँ तो कोफिशिएंट नहीं है तो अपने मन में ले लीजिए 1, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो कांस्टेंट वाले को ढक देंगे तो क्या मिला? a1 b1 a2 b2, और इंडिकेट कर दीजिए साइन अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। तो अब आप देख रहे हैं x को ढकने के बाद जो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, इसको हम लोग डेल्टा x मान लेते हैं। डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट, और x लगा दिए कि x को ढकने के बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ है। ये इसी टाइप से आप कह सकते हैं डेल्टा y, इसको इस टाइप से कह सकते हैं डेल्टा। तो मिला x बाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस y बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा। अब इतना इज इक्वल टू इतना कर दीजिए तो क्या मिलेगा? x बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा माइनस y बाई डेल्टा y इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा। और जब इसको क्रॉस करेंगे आप तो x इज इक्वल टू होगा डेल्टा x बाई डेल्टा फाइनली, और y इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा y बाई डेल्टा। यही हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन x और y का। कहने का मतलब डेल्टा x डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं इसका मान 5 आया एग्जांपल, और डेल्टा का मान सपोज करते हैं 2 आया, तो आप कह सकते हैं कि 5/2 सॉल्यूशन किसका हो गया? x का। इसी टाइप से डेल्टा y का मान लीजिए 3 आया तो माइनस लग जाएगा, यानी -3 बाई डेल्टा x का मान 2 लिए थे तो -3/2। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप ऐसा करें कि इक्वेशन दे देगा और पूछेगा बताइए x y का मान बताइए, तो इसी प्रोसेस से चलेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं, x को लेने के बाद x को ढक लेंगे, जो पार्ट कांस्टेंट दिखेगा डिटर्मिनेंट में ले लिए, y को लेके y को ढक देंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट को ढक देंगे, जो बचेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेंगे। और यही जो आपका डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x को डेल्टा से x मिल जाएगा,
डेल्टा वाई को डेल्टा से माइनस लगा देंगे, वाई में जाएगा। ये तब है जब 2 वेरिएबल दिया हुआ है। अब बात रहा 3 वेरिएबल रहेगा तब क्या होगा, तो पहले जरा से इस पर एक एग्जाम्पल हम करवा देते हैं आपको। एग्जाम्पल में असाइनमेंट का 121 नंबर 121 बोला जा रहा है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब बोला जा रहा है बताइए एक्स वाई का क्या मान होगा क्रैमर्स रूल से। तो आप खुद निकाल सकते हैं, जस्ट सीखे थे आप। तो आप करिए क्या, पहले इस कांस्टेंट को एलएचएस पार्ट में ले आइए। 2x माइनस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप x लिखेंगे, x वाले को ढक दिए तो क्या क्या मिला बताइए। x को ढक दिए तो माइनस वाई माइनस 17, मतलब -1 माइनस 17 या 5 यहाँ माइनस 6। फिर y लिए, y वाले को ढक दिए तो मिला 2 माइनस 17, 3 माइनस 6। ओके, फिर आप 1 वाले को लिए, कांस्टेंट को ढक दिए, 2 माइनस 1, समझ रहे हैं ना, 3 5। यहाँ ले लीजिए प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या चीज प्लस। अब आपका ये डेल्टा एक्स है, ये आपका डेल्टा वाई है, ये आपका डेल्टा है। तब तो आप ऐसा करिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू निकाल लीजिए 1 माइनस 17 सॉरी -1 5 माइनस 6। सिंपल क्रॉस कर दी, डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं, क्रॉस किए तो यहाँ मिला 6, यहाँ क्रॉस किए तो माइनस माइनस प्लस 85 इंटू 6 91। अब जब डेल्टा एक्स मिल गया तो आप यहाँ निकाल लीजिए डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या था आपका 2 माइनस 17 3 माइनस 6, क्रॉस करिए तो यहां करेंगे तो हो जाएगा -12 प्लस 51। सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 51 में से आप 11 में से 2 हो जाएगा 9 39। तो आपका मिल गया डेल्टा वाई। अब डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा कितना है 2 माइनस 1 3 5, क्रॉस करिए 10 प्लस 3 यानी 13, तो डेल्टा भी मिल गया। अब आपको जस्ट बताए थे अभी हम यहां पर कि x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, तो डेल्टा एक्स कितना निकला है 91 और डेल्टा कितना आ गया 13, कितना मिलेगा 7। y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई बाई बताए हैं डेल्टा, तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा वाई क्या है 39 बाई 13, कट करेगा -3, यानी फाइनल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -3। तो आपने देखा क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन किए डिटरमिनेंट को, तो रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -3। मान लीजिए किसी बच्चा को मन में होगा सर हम डिटरमिनेंट क्यों यूज करें, हम तो 9th-10th में जानते हैं 2 इक्वेशन दिया रहता है तो x y का मान निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा। लेकिन वो क्रैमर्स रूल नहीं कहलाएगा। क्रैमर्स रूल तभी होता है जब डिटरमिनेंट का उसमें
यूज हो। क्लियर हो गया। अब आपको हम इसमें लेके चलते हैं कि अगर 3 वेरिएबल रहे तब कैसे करेंगे आप। लेट a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0, a3x b3y c3z प्लस d3 बराबर 0। 3 इक्वेशन है और बोला जा रहा है सॉल्व एक्स वाई जेड, चाहे फाइंड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान बताइए यूजिंग क्रैमर्स रूल। तब सुनिए, आप क्या लिखेंगे, पहले x, फिर y, फिर z, फिर 1। क्लियर हो गया। जब आप x लिखते हैं तो x वाले को ढक दीजिए। तो बोलिए b1 c1 d1, b1 c1 d1, b2 c2 d2, b3 c3 d3। जब y वाले को लिए तो हो गया a1, ay को ढक दीजिए, a1 c1 d1, a1 c1 d1, a2 c2 d2, a3 c3 d3। जब आप z वाले को लिए तब हो गया a1 b1 d1, a1 b1 d1, a2 b2 d2, a3 b3 d3। कांस्टेंट को लिए तब मिला a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और साइन ले लीजिए अल्टरनेट, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस, जो उसमें लिए थे सब कुछ वही है। अब x को ढकने के बाद ये क्या फॉर्म हो गया, डेल्टा x। ये क्या फॉर्म हो गया, बोलिए डेल्टा y। ये क्या फॉर्म हो गया, डेल्टा z। ये क्या फॉर्म हो गया, डेल्टा। तो मिला आपको x बाई डेल्टा x माइनस y बाई डेल्टा y, z बाई डेल्टा z माइनस 1 बाई डेल्टा। अब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस कर दीजिए। यानी x बाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डेल्टा, माइनस y बाई डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डेल्टा, z बाई डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डेल्टा। तो फाइनली मिला x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा। ये ध्यान रखिएगा, जब 2 वेरिएबल था तो यहाँ प्लस लगता था, 3 वेरिएबल है तो यहाँ माइनस लगना चालू हो गया। y इज इक्वल टू, y में वहां बताए थे नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, डेल्टा y बाई डेल्टा। और z इज इक्वल टू माइनस, इधर लिख देते हैं, माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा। इतना ही अंतर है। यानी 2 वेरिएबल वाला में चालू होगा प्लस माइनस, 3 वेरिएबल वाले में चालू होगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब वैसे ही बना लेंगे 3 वाले। अब इसमें जो है आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल दिए 124 असाइनमेंट का। कह रहा है सॉल्व 5x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू 11, 6x माइनस 8y माइनस z इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। अब इसमें आप क्या करेंगे बताइए। लिखेंगे डायरेक्ट, आप ऐसे लिखिए डेल्टा x इज इक्वल टू,
चाहे छोड़िए, प्रोसेस से सिखा दे, प्रोसेस चलिए। एक्स लिख दिए, एक्स वाले को ढक दीजिए। तो पहले करिए कि आरएचएस पार्ट में 0 होना चाहिए। इसके लिए सबको ले आइए आप कहाँ पर, एलएचएस में। तो आप कन्वर्ट ऐसा कर लीजिए, 5x - 7y प्लस z - 11 बराबर 0, 6x - 8y - z - 15 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 6z - 7 इज इक्वल टू 0। अब आप जब x लिए तो x वाले को ढक दीजिए, तो कितना हो गया, -7 1 -11 -8 -1 -15 2 -6 -7। y वाले को ढक दीजिए, 5 1 -11 6 -1 -15 3 -6 -7। जेड वाले को ले लीजिए, जेड को ढक दीजिए, 5 - 7 -11 6 -8 -15 3 2 -7। फिर यहाँ कांस्टेंट ले लीजिए, 5 - 7 1 6 -8 -1 3 2 -6। या प्लस माइनस प्लस माइनस। अब रह गया वाई डिटर्मिनेंट, ये आपका डेल्टा एक्स है, पता है आपको, ये डेल्टा वाई है, ये आपका डेल्टा जेड है, ये आपका डेल्टा है। अब डिटर्मिनेंट 3 × 3 का जैसे सॉल्व करते थे वैसे इसको ब्रेक कर लेंगे तो मिल जाएगा डेल्टा एक्स का मान। इसी टाइप से इसको ब्रेक करिएगा तो मिलेगा डेल्टा वाई का मान, थोड़ा लेंदी है। इसको ब्रेक करेंगे डेल्टा जेड का मान, क्योंकि यहाँ पर 4 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सबको सॉल्व कर लेंगे, आपकी ड्यूटी है। और जब कर लेंगे तो आपको बताए थे x = अभी माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, मतलब ये डेल्टा एक्स का जो मान होगा और डेल्टा का जो मान है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा किसका मान, x का मान। इसी टाइप से y का मान, इसी टाइप से z का मान। तो तीनों आप सॉल्व कर लेंगे खुद, डिटर्मिनेंट है सिंपल। मीन क्रैमर्स रूल क्या कंसेप्ट कर रहा है वो आपको हम सिखा दिए। अब इसमें एक नया चीज आता है, नया चीज क्या है वो ध्यान दे लीजिए। मान लीजिए x = निकाले डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। सपोज करते हैं कभी डेल्टा एक्स का मान 0 आ गया, मान लीजिए कभी डेल्टा का भी मान 0 आ गया, तो बताइए x का मान क्या दिखेगा, 0/0, तो उसका नाम क्या है। कभी डेल्टा एक्स का मान समथिंग कुछ है और डेल्टा का मान 0 आ गया, तो 0 से डिवाइड होगा तो हो गया अनफाइनाइट। तो यहीं पर फॉर्म होता है नो सॉल्यूशन, अनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, जो भी डील करने जा रहे हैं ध्यान दीजिए। देखिए अगर डेल्टा का मान 0, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा का मान क्या बोले, 0, और एट लीस्ट यानी कम से कम एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 हो, एट लीस्ट इज नॉट 0, मतलब डेल्टा का मान 0 हो, ये सब तीनों जो है कम से कम एक 0 हो, तो ऐसा अगर रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जैसे कहीं आपको बोलेगा ना कि नो सॉल्यूशन है तो आप समझ जाएंगे डेल्टा का मान 0 होगा और एटलीस्ट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होगा, नॉट 0 होगा। अब आपके मन में होगा सर सब 0 हो जाए, डेल्टा भी 0 हो जाए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा क्या चीज, जेड, सब 0 हो जाए। तो देखिए ऑल 0 अगर हो जाता है इसका नाम हो गया अनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या नाम हो गया, अनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सब 0 हो गया तब। तो नो सॉल्यूशन जान गए, अनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जान गए। अब रह गया बात कि डेल्टा अगर नॉट 0 होगा, 0 का मान नहीं होगा, तो इसका आप बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे,
यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं असाइनमेंट से। नंबर 133 133 में क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू of P and Q the system of equation 2x plus py plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus qz is equal to 5, x plus y plus 3z is equal to 5 हैच। फर्स्ट नंबर में कह रहा है नो सॉल्यूशन, सेकेंड नंबर में बोल रहा है फर्स्ट में आ गया नो सॉल्यूशन, सेकेंड में आ गया यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड में आ गया अनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए यही क्वेश्चन है, तो कैसे बनाते हैं सो ध्यान दीजिए। इसमें आप फिर वही चीज लेंगे, एक्स वाले को ढक दीजिए, बोलिए क्या लिखे, P6 - 8, यहाँ 2 क्यूब -5, समझ रहे हैं ना, फिर 1 3 -5, फिर इस टाइप से y लिए, y लेने के बाद y में क्या मिला आपको, 2 6 - 8, यहाँ मिल गया 1 और क्या क्यूब -5, यहाँ मिल गया क्या चीज 1 3 -5, फिर लीजिए z में आपको मिल गया 2 P -8 1 और 2 क्यूब नहीं -5, फिर यहाँ पर 1, यहाँ हो गया कितना 1 -5, फिर इसके बाद कांस्टेंट में 2 P6, यहाँ हो गया 1 2 और क्यूब, यहाँ हो गया 1 1 3, बस। अब आइए हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, यही आपका हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा वाई, ये हो गया डेल्टा जेड, ये हो गया डेल्टा। तो अब डेल्टा एक्स को सॉल्व करेंगे, डेल्टा वाई को सॉल्व करेंगे, डेल्टा जेड को सॉल्व करेंगे, डेल्टा को सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा वो देख लीजिए। जब आप डेल्टा को सॉल्व करेंगे चला, तो आपको फाइनली आ जाएगा P - 2 Q - 3। जब डेल्टा x को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, P - 2 4Q - 15,
डेल्टा वाई को जब सॉल्व करेंगे आप तब आ जाएगा आपको 0, और डेल्टा जेड को जब सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा p-2। हो गया। अब बात रह गया यहाँ पर, फर्स्ट में आप बोले हैं नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या बताए थे? डेल्टा का मान 0 के बराबर होगा। तो डेल्टा का मान 0 के बराबर होगा, जब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी p-2 q-3 बराबर क्या चीज लेंगे हम लोग? 0। तब क्या मिलेगा सो बताइए। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? नो सॉल्यूशन। तो कितना आएगा आपका? तो यहां से दो चीज आ रहा है, p=2 आ रहा है, q=3 आ रहा है। लेकिन अगर q का मान 3 हम यहां डालते हैं, यहां पर मतलब q का मान 3 तो चलेगा, यहाँ p का मान 2 डालते हैं तो डेल्टा x भी 0 हो जा रहा है, डेल्टा z भी 0 हो जा रहा है। मतलब यहां से आता है p का मान 2 और q का मान 3, लेकिन p का मान 2 डालने पर डेल्टा x भी 0 हो जाएगा, और डेल्टा y तो 0 है ही, और डेल्टा z भी 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएगा। मतलब नो सॉल्यूशन में हम बताए थे एटलीस्ट कम से कम एक 0, यहाँ तीनों 0 हो जाएगा, यानी p का मान 2 डालने पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो आप लिखेंगे p=2, p का मान 2 नहीं लेंगे। तो फाइनली आंसर हो गया p=2, q=3। इसके लिए नो सॉल्यूशन के लिए। अब है यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा वो देख लीजिए। तो यूनिक सॉल्यूशन में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बताए थे, यानी p-2 और q-3 नॉट इक्वल टू 0, यानी p=2, q=3। अब आइए थर्ड, अनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब ऑल को 0, डेल्टा भी 0, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z सब 0। तो बताइए जब सब को आप 0 लेंगे तो क्या मिलेगा? सब को अगर 0 लेंगे, देख लीजिए ऊपर, ये 0 सब 0, तो फाइनली मिलेगा p= क्या चीज? तो आपने सीखा क्रैमर्स रूल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था ये। और साथ ही साथ अब आप सीख रहे हैं नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अनफाइनाइट सॉल्यूशन, सब सीख लीजिए। अब आप सीखने क्या जा रहे हैं अगली क्लास में? ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। करने का मतलब होमोजीनियस इक्वेशन में क्या बोले हम? होमोजीनियस इक्वेशन में अगर डेल्टा का मान 0 होगा तब क्या होगा, और नॉन होमोजीनियस में डेल्टा का मान 0 होगा तब क्या होगा। तभी आप देखें कि नॉन होमोजीनियस पर चर्चा हो रही है हमको, कि नॉन होमोजीनियस में अगर डेल्टा का मान 0 है तो वगैरह वगैरह बहुत सारा नाम आ गया। लेकिन होमोजीनियस में अगर डेल्टा का मान 0 हो जाए, होमोजीनियस में जिसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो वही फॉर्म होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या फॉर्म होता है? जो अगले क्लास में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे IIT लेवल टाइप का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, सेवा द